नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले पर उठाया सवाल। पाकिस्तान को दी क्लीन चिट। भाजपा ने पूछे तीखे सवाल। आखिर कांग्रेस से क्यों नहीं देखा जा रहा पाकिस्तान का दुख। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म को लेकर विवादित बोल। भाजपा ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का लगाया आरोप। शिवसेना ने भी उठाए कड़े सवाल। तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किल। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। भाजपा ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ जताई सुनियोजित साजिश। पूछा 2-2 एपिक नंबर कैसे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर भावनगर से अयोध्या के लिए नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा राज्य में 87 नए स्टेशनों का किया जा रहा है निर्माण। तेजी से आगे बढ़ रही है बुलेट ट्रेन परियोजना। और पहाड़ से मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। ऊना में बारिश ने तोड़ा 37 सालों का रिकॉर्ड। यूपी और बिहार में बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य के लिए 11 टीमों का किया गठन। स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमला जिसे लेकर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपना अलग ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा अपने पाकिस्तान प्रेम और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसमें वे पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहा है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो ये सवाल भी उठाया कि एक पाकिस्तानी राजनेता ने क्यों कहा था कि हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। वैसे सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों कांग्रेस आलाकमान की ओर से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मणिशंकर अय्यर के विवादित बोल। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया सवाल। पाकिस्तान को दे दिया क्लीन चिट। देश अभी भी पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों से उबर भी नहीं पाया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर सियासत गरमा दी है। अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ी रहने की बात करने वाली कांग्रेस के नेता अब पाकिस्तान की पैरवी में लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें आज का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें साफ लिखा है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी का नमाज जनाजा पीओके में पढ़ा गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सवाल पूछा कि आखिर क्यों पाकिस्तान का दुख कांग्रेस से देखा नहीं जाता। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था लश्कर तैयबा से, उसका नमाज जनाजा उसके गांव में पीओके में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे। LET के कमांडर भी आए थे। मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता, चाहे मणिशंकर अय्यर हों या चिदंबरम हों, वो कभी पाकिस्तान के मीडिया और पाक सेना की भाषा बोलते? पाकिस्तान सेना का दुख सहन नहीं हो रहा है। आखिर क्या रिश्ता है पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में? इस रिश्ते को देश क्या नाम दे? जहां एक और भारत दुनिया को पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क का चेहरा दिखा रही है,
तो वहीं मणिशंकर अय्यर का यह कहना है कि पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने का हमारे पास सबूत नहीं है। ये शहीदों की कुर्बानी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने जैसा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीतिक बयानबाजियां आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अपने विवादित बयानों को लेकर आपको बता दें कि जो जितेंद्र आव्हाड हैं, उन्होंने लगातार वो यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ उसके दूरगामी परिणाम नजर आ रहे हैं और इससे महाराष्ट्र की जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की है। आव्हाड ने कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया है, यह कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म नावाचा धर्मच नव्हता, आम्ही हिंदू धर्माला मानणारे आहोत। ज्या सनातन धर्माने आमच्या शिवरायांना राज्याभिषेक नाकारला, ज्या सनातन धर्मीयांनी आम्हाला आमच्या छत्रपती संभाजींना बदनाम करून टाकलं, ज्या सनातन धर्मीयांनी महात्मा फुलेंना मारण्याचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, सावित्री माईच्या अंगावरती शेण गोटे सगळं टाकलं, ज्यांनी शाहूंचा खून करण्याचा प्रयत्न केला, डॉक्टर आंबेडकरांना पाणी पिऊ दिलं नाही, शाळेत जाऊ दिलं नाही, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सनातन धर्माविरुद्ध पाऊल टाकत आणि त्यांच्यामुळे बदनाम झालेल्या हिंदू धर्माच्या। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने एनसीपी नेता के बयान को तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। साथ ही शरद पवार और सुप्रिया सुले से सवाल दागा कि क्या ये पार्टी की लाइन है। वहीं शिवसेना नेता शाइना एनसी ने सनातन के खिलाफ बोलने को विपक्ष का ट्रेंड बताते हुए जितेंद्र आव्हाड से ही पूछ लिया कि क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है। He's saying that the Sanatan Dharma is perverted ideology distinct from Hindu Dharma. I think that shows you his lack of education, and he is responsible for caste oppression and social exclusion by making these kind of preposterous comments. अब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बोलोगे? क्या श्रीमान आव्हाड ये जानते नहीं? भली बात ही जानते हैं, पर केवल और केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये दुर्भाग्य से इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है। भाजपा नेता राज पुरोहित ने जितेंद्र आव्हाड के सनातन धर्म पर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि आव्हाड ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 हिंदू आरोपियों के बरी होने पर कोई बयान क्यों नहीं दिया और ना ही छांगुर जैसे मुद्दों पर बोले। पुरोहित ने ऐसे बयान को इस्लामिक फोबिया का परिणाम बताते हुए कहा कि आव्हाड कथित तौर पर मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं। छांगुर बाबा के बारे में क्यों नहीं बोलते? मालेगांव केस में 17 साल तक आदरणीय साध्वी प्रज्ञा को प्रतिदिन मारा गया, बेल्टों से मारा गया। क्या करने के लिए? अपना एजेंडा सेट करने। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपनी गृहनगर भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ समर्थकों ने उन्हें सम्मानित किया। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह पर तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार की बात करें तो बिहार में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव के पास कैसे आए 2 एपिक नंबर, ये पूछ रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव की वोटर आईडी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक ही नाम पर 2 अलग अलग एपिक नंबर सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। एनडीए नेताओं ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है।
चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं। सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916120। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है। 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? 2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा नेता अमित मालवीय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के हंगामे के लिए विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विपक्ष का काम सिर्फ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और अराजकता फैलाना रह गया है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग लगातार औपचारिक शिकायत मांग रहा है, लेकिन अब तक किसी भी विपक्षी दल ने एक भी ठोस शिकायत दाखिल नहीं की है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के 47,506 और कांग्रेस के 17,549 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त हैं, लेकिन फिर भी ये अब तक कोई आपत्तिजनक नाम ढूंढ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सारे दावे, शिकायतें और बयानबाजी केवल मीडिया तक सीमित है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी औपचारिक आपत्ति दर्ज कराने से डर क्यों रहे हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने एक्स पर एक फैक्ट चेक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के बयान भ्रामक और निराधार हैं। आयोग ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के दौरान मसौदा और अंतिम दोनों मतदाता सूचियां कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील योग्य थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शायद ही कोई अपील दायर की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2024 के संसदीय चुनाव में हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत केवल 8 चुनाव याचिकाएं दायर की गई थी। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने बार बार निराधार और भ्रामक आरोप लगाए हैं, जिनमें वोट चोरी जैसे निराधार दावे भी शामिल हैं। इन निराधार आरोपों का उद्देश्य चुनाव मशीनरी पर
अनुचित दबाव डालना और देश भर के लाखों मेहनती चुनाव अधिकारियों को धमकाना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान को भ्रामक और निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जहां साधारण निवासी है वही वोटर के रूप में पंजीकृत हो सकता है। आरपी अधिनियम 1950 की धारा 19 व 20 के अनुसार मतदान अधिकार निवास पर आधारित है, न कि मूल राज्य पर। साथ ही आयोग ने कहा कि 6.5 लाख वोटरों के आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि एसआईआर तमिलनाडु में अभी शुरू भी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसी गलत सूचनाएं फैलाकर एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने नेताओं से अपील की है कि वे राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं में भ्रम न फैलाएं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए विदर्भ क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया एट 100 सम्मेलन को भी संबोधित किया और कहा कि विदर्भ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी ढुलाई लागत को कम करना बेहद जरूरी है। नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय इस दिशा में कई अहम परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और नागपुर को विजयवाड़ा हैदराबाद और रायपुर से जोड़ने वाली नए हाईवे शामिल हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 16% से घटकर 10% तक आ गई है। हमारे देश की रोड अच्छे बनने के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी वो अब 6% कम होकर 10% पे आई है। विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज की कॉस्ट 12% है और हम 16 थे, अब 10 पे आए हैं। और इस साल दिसंबर के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 9% यानी सिंगल डिजिट पे आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो पहली बात, ये जो 7% हमने कम की है, इसमें हम और बड़े प्रमाण पे एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में हमारी वायबिलिटी बढ़ेगी। और अब बात मौसम की। देश में पहाड़ से मैदान तक जारी है कुदरत का कहर। ऊना में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। यूपी और बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य के लिए 11 टीमों का गठन किया और सभी प्रभारी मंत्रियों से अपने जिलों में रहकर हालात संभालने के निर्देश भी दिए हैं। मौसम की मुश्किलों के बीच केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। उत्तर प्रदेश में भी जमकर बारिश हुई है और इसके चलते नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। वाराणसी में शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी आने लगा है। वाराणसी के सभी घाटों पर बाढ़ का पानी आ गया है। वहीं कुछ ग्रामीण इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है, जो सीधे तौर पर प्रभावित जिलों में जाकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को तत्काल अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत शिविरों का निरीक्षण करने और वहीं रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में रहकर 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। साथ ही इलाके के बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हाल जाना। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। वहीं अधिकारियों के साथ जिले में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। जिला प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी को कैंप, भोजन, किट सामग्री, जो सामग्री अपना राहत सामग्री वो सभी को वितरण भी हो रहा है। पशुओं के लिए भी चारा की व्यवस्था है, भूसा की व्यवस्था है और चिकित्सक भी, पशु डॉक्टर अलग, और गांव में भी किसी गांव गरीब किसान को परेशानी न हो उनके भी अलग से व्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राहत बचाव के लिए 493 नावें और 4,596 बोट तैनात हैं। क्षेत्र में अब तक 76,632 लंच पैकेट और 6,536 खाद्यान्न पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही क्लोरीन की 1,29,000 टेबलेट्स और ORS के 37,089 पैकेट वितरित किए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 11,248 लोगों को 905 बाढ़ शिविरों में रखा गया है। प्रदेश में 1,193 बाढ़ चौकियां और 757 मेडिकल टीमें तैनात हैं। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर नदी किनारे बसे इलाकों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NDRF की टीमें लोगों को वहां से बाहर निकाल रही हैं। इन्हें बाढ़ राहत केंद्रों में शिफ्ट किया जा रहा है। बनारस की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फाफा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 383 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश से बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी बाधित हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA के अनुसार मानसून शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में 173 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच देर रात हुई बारिश के कारण मलबा और पत्थर मार्ग पर आ गए थे, जिसके कारण कुछ समय के लिए यात्रा प्रभावित हो गई। हालांकि संबंधित कार्यदायी संस्था ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मलबा हटा दिया और श्रद्धालुओं को राहत प्रदान की। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति, शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों, हर घर तिरंगा, ड्रोन संचालन सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कई सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर झूठी और भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। पोस्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिका की प्रतिकूल आर्थिक नीतियों के कारण उसके साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित या समीक्षा कर सकता है। PIB फैक्ट चेक की टीम ने इस खबर को झूठा और भ्रामक बताया। PIB फैक्ट चेक की टीम ने कहा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सतर्क रहें और भ्रामक सूचनाओं के झांसे में ना आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में ई-विधान और 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का आज उद्घाटन किया और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। रविवार को दिल्ली विधानसभा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 500 किलोवाट की क्षमता वाले अत्याधुनिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र और नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन यानी नीवा का केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की ये पहल देश भर की विधायिकाओं और संस्थानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे डिजिटल और हरित परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा कि वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा को साकार करती ये पहल केवल तकनीकी नहीं बल्कि संस्थागत मूल्यों में बदलाव का प्रतीक है। ग्रीन एनर्जी में भी आपने 500 किलोवाट सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट दिल्ली विधानसभा में ये बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग में आपने शुरू किया है। दोनों इन जो कार्य आपने किए हैं उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में हमारा एक समग्र प्रयास है। 1912 में बने इस ऐतिहासिक भवन में देश की पहली संसद का संचालन हुआ था और आज हम उसी विरासत को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं। पहले जो अध्यक्ष हिंदुस्तान के इंडियन स्पीकर जो चुने गए वो भी इसी परिसर में चुने गए। ये देश की पहली पार्लियामेंट है, ये देश की पहली संसद है
और इस विरासत पर हम गर्व करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान से प्रेरणा लेकर 2022 में देश की पहली ई विधानसभा नागालैंड में आयोजित हुई थी। इसके बाद देश की 19 अन्य विधानसभाओं ने भी ये कदम उठाया और अब दिल्ली 20वीं राज्य विधानसभा बन गई है, जो पूरी तरह पेपरलेस हो रही है। पहली विधानसभा जो ई विधान हुई वो थी नागालैंड। उसके बाद 19 विधानसभा इससे जुड़ी और दिल्ली 20वां राज्य बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता से काम करती है। ये सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा के संचालन को न केवल 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाता है, बल्कि करीब 15 लाख रुपए प्रति माह की लागत बचत भी सुनिश्चित करता है। ई विधान प्रणाली के तहत अब विधानसभा की समस्त कार्यवाही डिजिटल माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस रूप में संचालित होगी, जिससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली विधानसभा में ई विधान और 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। अब दिल्ली विधानसभा का सत्र पेपरलेस होगा और ये काम केवल 100 दिनों के भीतर हुआ है, यानी कि 100 दिन पहले इन चीज़ों के लिए शिलान्यास रखी गई थी और अब इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 18 नवंबर 1962 को भारत चीन जंग के दौरान लड़ी गई रेजांगला की लड़ाई में थल सेना की 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने बड़ी चीनी सेना के खिलाफ असाधारण हौसला और दिलेरी दिखाकर चीनियों को भारी नुकसान पहुंचाया। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने कारगिल के द्रास में इस जंग के एक बहादुर ऑनरेरी कैप्टन रामचंद्र यादव से खास बात की। शहीद सेवा दल के सदस्यों से नंदिता डागर ने बात की, जो कावड़ का पवित्र जल रेजांगला के पवित्र स्मारक पर अर्पित करते हैं। जांगला के ये हीरो हैं, यानी हमारे बहुत ही जाबाज। लड़ाई जो हमने करी थी चीनियों को बिल्कुल उसमें उनके दांत खट्टे कर दिए थे, हरा दिया था बिल्कुल। ऑनरी कैप्टन रामचंद्र यादव जी जो हैं 13 कुमाऊं के हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप पढ़ते रहते होंगे, अखबार में भी और टीवी में भी देखते होंगे। तो आपने जो देखा कि आजकल की जो जनरेशन है, जो आजकल के फौजी हैं, वो भी इतनी करेज और इतनी दिलेरी दिखा रहे हैं और भारत माता के लिए न्यौछावर हो रहे हैं। कोई आज के फौजी को क्या कहना चाहोगे? जब उनके बाप दादा ने लाइन दिखा दी, 120 माह से 110 शहीद हो गए, 1300 चैनी मारा, 400 जख्मी किया, तो हमारी औलाद तो हमारी के पीछे चलेगी नहीं सब। रेजांगला की लड़ाई हमारे बिल्कुल गोल्डन, हमारा सोने का इतिहास है बिल्कुल। मेजर शैतान सिंह के आप रेडियो ऑपरेटर होते थे ना? रेडियो ऑपरेटर था। पूरी लड़ाई जो एक रेडियो ऑपरेटर के हिसाब से चलती, कि उसका कमांड पोस्ट के ऊपर कंपनी कमांडर रहता है, वहीं से हर पोस्ट की खबर रेडियो में आती है और उसी के अनुसार। लेकिन हमारा पोस्ट इस मुताबिक था कि दिखाई दे रहा था, 3 किलोमीटर के अंदर था। अब वो लड़ाई तो मैं आपको क्या बताऊं कि हर कमांडर चाहेगा कि मेरा ट्रुस्ट जीते, और उसका ट्रुस्ट जीत गया था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब हम 3000 को आगाह से मुकाबला कर चुके थे, तो 1800 को पीछे से हमारे ऊपर हमला हो गया। तब चाइना कामयाब होगा, लेकिन ना के बराबर है। क्यों कि उसने दूसरे दिन ही अपने आप सीज फायर कर दिया। हमने शहीदों की कावड़ ले जाने की एक रिवाज शुरू की 2022 में, यहाँ गंगा जल चढ़ाया। उसके बाद 2024 में फिर यहाँ कावड़ लेके आए। अब 2025 में, क्योंकि लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं भारत की दुश्मनों के साथ, तो रेजांगला की जो 1962 की लड़ाई है, वहाँ हम शिवरात्रि को गंगा जल चढ़ा के आए। और जब हमारा जाने का ही रास्ता कारगिल होके था, द्रास होके था, तो हमने सावन का महीना अभी भी चल रहा है, तो आज भी हमने यहाँ पर गंगा जल चढ़ाया है। शहीद सेवा दल कितने सालों से काम कर रहा है? पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं। शहीद परिवारों को मुख्य अतिथि बनाने का सबसे बड़ा काम काम कर रहे हैं। रेजांगला में जो हमारे शहीद थे, जिनको वहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, तो हिंदू रीति की संस्कार के वहाँ पे गंगा जल चढ़ाना इन्होंने अनिवार्य समझा। हमारे जो कैप्टन रामचंद्र जी थे, वो जोधपुर से जो यात्रा मेजर शैतान सिंह भाटी जी के जो समाधि स्थल से स्टार्ट
हुआ था और शहीद परिवारों को सम्मानित करते हुए गंगा जल से इन लोगों ने सावन के महीने में गंगा जल लिया, कावड़ लिया और 23 जुलाई को कैप्टन साहब की अगुवाई में सावन सिंह और पूरी टीम ने वहां पहली बार गंगा जल चढ़ाया। और उधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की सर्पमित्रा वनिता बोराडे को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। डाक विभाग के अधिकारियों ने उनके गांव बोठा पहुंचकर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा। वनिता बोराडे सर्प संरक्षक, सर्प मित्र और विशेषज्ञ हैं। अब तक वो 71,000 से अधिक सांपों को मानव बस्तियों से सुरक्षित पकड़कर जंगलों में प्राकृतिक आवास में छोड़ चुकी हैं। जैव विविधता की जीवन श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने पर्यावरण ही जीवन धारा के मंत्र के साथ सोयरे वांचरे मल्टीपर्पज फाउंडेशन नाम की एक चैरिटेबल संस्था की स्थापना की है। इस सम्मानजनक आमंत्रण पर वनिता बोराडे ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। उनके इस कार्य को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन के लिए देश के विकास में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। पुणे के जुन्नार तालुका के पर्यावरणविद रमेश खरमाले को आमंत्रित किया गया है। खरमाले ने इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन से प्राप्त ये आमंत्रण सत्यमेव जयते के आदर्श वाक्य का एक उदाहरण है। कोई पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा था, सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करना ये हमारा एक एम था। बहुत खुशी हो रही है कि एक अपने राष्ट्रपति जी हमें यहाँ पे निमंत्रण भेजते कार्यक्रम के लिए, और वो भी 15 अगस्त के दिन। इससे अच्छा बड़ा मौका मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा कि मैं जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है उस काम का मेरा आज जीवन सार्थक हो गया। भारत का सेमीकंडक्टर चिप बाजार तेजी से बढ़ रहा है और साल 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसके लिए शुरू किए गए 76,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से न सिर्फ चिप डिजाइन, चिप निर्माण, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में 2023 से 2025 के बीच ISM के तहत 6 बड़ी सेमीकंडक्टर इकाइयों को अप्रूवल दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार की पहल से इस क्षेत्र में किए जा रहे बड़े निवेश और सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसे आयोजनों से भारत सेमीकंडक्टर के वैश्विक हब के रूप में उभरने की दिशा में बढ़ रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2025 में 18 देशों के 300 से अधिक एग्जीबिटर्स के जरिए भारत ने भरोसेमंद चिप पार्टनर के रूप में उभरने का संकेत भी दे दिया है। भारत के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग में भारतीय तकनीक और AI का प्रयोग किया। वैसे तो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए निर्माण के लिए जिम्मेदार सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का बाजार रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कार्य अभी कुछ देशों तक ही सीमित है। लेकिन भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बने, इसके लिए मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की मदद से उद्योग को सपोर्ट देने का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। औद्योगिक अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक भारत की प्रमुख हिस्सेदारी के साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप बाजार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर निर्माण और सप्लाई चेन के 3 पिलर, चिप निर्माण के लिए इक्विपमेंट, मटेरियल यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होने वाले रसायन, मिनरल और गैस और सर्विसेज मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, AI के क्षेत्र की प्रतिभा आदि में भारत के प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरने की क्षमता है। औद्योगिक अनुमानों के अनुसार जहां 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार $38 अरब का था, वो 2024 से 25 में बढ़कर $50 अरब का हो गया और 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में बिहार के दिग्गज राजनेताओं का समागम हुआ। अवसर था दूरदर्शन के DD डायलॉग के बात बिहार की कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता शामिल हुए। DD डायलॉग में सभी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने दलों का पक्ष और मुद्दों को DD न्यूज के माध्यम से जनता के सामने रखा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं।
प्रदेश के दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूरदर्शन समाचार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डीडी डायलॉग का आयोजन किया। डीडी डायलॉग के बाद बिहार की कार्यक्रम में बिहार के सभी दलों के दिग्गज राजनेता शामिल हुए। डीडी डायलॉग में सभी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने दलों का पक्ष और मुद्दों को डीडी न्यूज के माध्यम से जनता के सामने रखा। डीडी डायलॉग कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से प्रश्न पूछे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम बाद बिहार की में बड़ा दावा करते हुए साफ कर दिया कि आने वाले समय में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक अपराध होता है संपोषित, संरक्षित। एक अपराध होता है कोई आपकी दुश्मनी हुई, कोई जमीन की दुश्मनी हुई तो उसको पकड़ करके सजा दिलाना। पहले संरक्षित अपराध था। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बात बिहार की में बड़ा बयान दिया। उन्होंने महुआ से निर्दलीय लड़ने का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को जय चंदों से घिरा हुआ बताया। सबसे बड़ा समस्या है बिहार में पलायन का, कि यहाँ के लोग लड़के लड़कियाँ बाहर चले जा रहे हैं, विदेश चले, कि कोई रोजगार नहीं मिल। ये उस तरह का हवाला दे करके अपने काम को इन लोग छुपाने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव जयचंद से घिरे हुए हैं। एनडीए के प्रमुख घटक दल जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने डीडी डायलॉग बाद बिहार की में राज्य में पिछले 2 दशकों में हुए समग्र विकास के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर हासिल असाधारण उपलब्धियों, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रति प्रो इनकम्बेंसी की विस्तार से चर्चा की। लीडरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला और नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया ना कि आप अपने काम करके अपने उससे आप कहीं पहुंच सकते हैं। ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ तो परिवार के अलावा कुछ है। आज बिहार अगर 15 साल का हम लोग कार्यकाल कहते हैं, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें राहुल गांधी जी की भी पार्टी थी। अगर जंगल राज था, कोर्ट ने कहा, तो कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से जब डीडी डायलॉग बाद बिहार की में लालू परिवार के शासनकाल से जुड़े जंगल राज पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने दल का बचाव करते हुए एनडीए के शासनकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब बिहार झारखंड एक था, जब 54 जिले थे, इनसे तो 38 जिले नहीं संभाले जा रहे। तेजस्वी यादव कोई पैरासूट से नहीं जाते, वो लोगों के बीच में जाते हैं और चुन के आते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बात बिहार की कार्यक्रम में राज्य की राजनीति पर अपने दल जन स्वराज, विकास, जाति राजनीति और 2025 चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए। क्यों इतना पिछड़ा रह गया है बिहार? इसलिए कि इन लोगों ने लूटा है। आपको बताया क्यों? नहीं, यही 20 साल में लूटा गया। नहीं, 35 साल, 40 साल। पहले जब स्ट्रेटेजी आप भी बनाते थे तो जाति पर आधार। अच्छा, हम स्ट्रेटेजी बनाते थे, आपको मालूम है? ये मेरी चीज नहीं है, जो रैलियों में बोला जा रहा है मैं वो सवाल पूछ रही हूँ। अगर बिहार में जाति पर वोट पड़ता है तो मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बात बिहार की कार्यक्रम में बिहार के विकास, राजनीतिक रणनीति, युवाओं की भूमिका और भविष्य की राजनीति पर अपने विचार साझा किए। 3 सालों में जो खोया उसको पाने का प्रयास किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का साथ समर्थन इसमें खुल के मिला और आज खुशी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे निभा रहा हूँ। भगवा और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और आज तो कोर्ट ने भी एक तरीके से साफ कर दिया। इस बात को आज कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, वैलिडेशन मिल गया है। बिहार को युवा चेहरे की जरूरत है। देखिए, फिलहाल आज की तारीख में अगर हम लोग जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की जरूरत है। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे बारे में कहते हैं कि अनुभव की कमी है, तो उनके सामने मेरा अनुभव रत्ती भर भी नहीं और हो भी नहीं सकता। डीडी डायलॉग में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए और उन्होंने दूरदर्शन के मंच का प्रयोग कर अपने राजनीतिक विचार और आगे की रणनीति के बारे में अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्रा से जुड़ी खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कावड़ यात्रा दिखाने जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। और इस कावड़ यात्रा का नाम है वृक्ष कावड़ यात्रा। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार की ओर से हरितमा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली गई और दिल्ली के विश्वास नगर शादरा स्थित गायत्री शक्तिपीठ द्वारा यह सराहनीय आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ परिवार के सदस्य सज्जन शर्मा ने बताया है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, लेकिन वृक्षारोपण भी अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी है। इसीलिए सैकड़ों महिलाओं द्वारा हर हर महादेव के जयघोष के साथ वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली गई, जिनकी कावड़ में जल के स्थान पर पौधे लगे हुए थे। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। जितना रुद्राभिषेक का पुण्य मिलता है उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाने का पुण्य मिलता है। इसी को गति देने के हिसाब से हमने पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साक्षात शिव रूप में हमारे पेड़ वायुमंडल के प्रदूषण में जो प्रदूषण फैला वो पीते हैं और हमें ऑक्सीजन और प्राणवायु प्रदान करते हैं और जीवनदाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो केवल वृक्ष लगाना ही नहीं है, हमारा जो कार्यक्रम है उसको वृक्षों को गोद लेकर के तरु मित्र और तरु पुत्र का संकल्प दिलवा करके जब तक वो वयस्क ना हो जाए तब तक उसके लालन पालन की जिम्मेवारी का हम आज संकल्प दिलवाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नवनियुक्त आयुक्त SBK सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरामोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। SBK सिंह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की थी। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी भरे कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बम निरोधक सामान के साथ मिलकर परिसर की गहन जांच में पुष्टि हुई कि धमकी झूठी थी। आगे की पूछताछ के बाद आरोपी की पहचान विष्णु राउत के रूप में हुई है। नितिन जी गडकरी सर के घर में हमने बॉम्ब डाला है, वो बॉम्ब फूटने वाला है, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन आया है। तो इमीडिएटली हमारा बॉम्ब स्क्वाड वगैरह हमने एक्टिवेट किया है। इमीडिएटली वहाँ पे जाके घर का सर का सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है। हमारा ऑफिस का विजिटेशन भी हुआ है। पूरा घर का हमने बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू चेक किया है, बट उसमें कुछ हमको मिला नहीं है। फिर हमको समझ में आया कि ये हॉक्स कॉल है। तो इमीडिएटली जिस नंबर से हमको कॉल आया वो नंबर को हमने ट्रेस किया, उसका लोकेशन वगैरह निकाला, फिर इमीडिएटली गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट भी किया है। और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय डाक विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें पोस्टमैन और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में लोगों को नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाने का संदेश दिया गया। इस आयोजन में 2024 साउथ एशियन बास्केटबॉल अंडर 16 चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये खिलाड़ी हाल ही में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अरमान, अंश तोमर, शेखर राठी और कृष्ण सुनरिया, इन युवा खिलाड़ियों की उपस्थिति ने न केवल युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित किया, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और अनुशासन का भी संदेश दिया। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सही कर रही है ताकि लोग फिट रह सके और ये लोग अपने साइकिल की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। ये बहुत अच्छा वे है इस चीज़ के लिए।
बहुत अच्छा इवेंट है, ये हर संडे होता है। साइकिल मतलब साइकिल चलाने के लिए लोग इंकरेज करते हैं, लोग हमेशा गाड़ियाँ वगैरह से घूमते रहते हैं, तो सही बात नहीं है। छोटी मोटी जगह के लिए हर जगह बाइक कार उठा लेते हैं। अच्छी बात है कि लोग साइकिल वगैरह पे इतना ध्यान दे रहे हैं दोबारा से, तो हमें साइकिल छोटी मोटी जगह पर तो हमें साइकिल लेके जानी चाहिए। पोस्ट ऑफिस की तरफ से हमारे को इंडिया पोस्ट वालों ने निमंत्रण किया था और हम यहाँ आए, बड़ा एंजॉय करा। और आने वाली जनरेशन को भी कहते हैं कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपकी हेल्थ स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। और बुजुर्गों से भी यही कहते हैं कि कम से कम नहीं तो 15 मिनट आध घंटा नहीं तो आप एक्सरसाइज करें, जिससे फिट रहे। और आइए अब एक नजर डालते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के भावनगर से कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ये देश का पहला ऐसा संयंत्र है जो किसी बंदरगाह परिसर में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की सराहना की है। दिल्ली विधानसभा परिसर में रविवार को 2 बड़े कदम उठाए गए। अब से दिल्ली विधानसभा में कागज रहित कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा परिसर सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इसके लिए सदन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए थे, लेकिन 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद 3 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी राजनीतिक दलों की ओर से किसी भी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। यूपी के गोंडा में एक दर्दनाक हादसे की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं को ले जा रहा यात्री वाहन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस दूरसंचार के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति बदल गई है, वरना 2017 से पहले भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होती थीं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होता था और पैसे लिए जाते थे। शनिवार से देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 3 चरणों में चलने वाला यह अभियान लगातार चौथे वर्ष भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे को आकार देने वाले शिल्पकार को याद किया तो लोगों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां देश भर में सरकारी भवनों और संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा, तो तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन होगा। अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध बनाने के लिए लगातार चौथे वर्ष सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। शनिवार 2 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 2 से 8 अगस्त, दूसरा चरण 9 से 12 अगस्त व तीसरा चरण 13 से 15 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शिरकत करने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पिंगली वेंकैया जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। तिरंगा देने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है, जो हमारा गौरव है। हमेशा की तरह आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें और तिरंगा फहराएं। अपनी सेल्फी या तस्वीरें हरघरतिरंगा.com पर जरूर अपलोड करें। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी और सेल्फी जोन तैयार किए जाएंगे। ये अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के पहले चरण में 2 से 8 अगस्त तक स्कूलों की दीवारों और बोर्ड को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि में प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। दूसरे चरण में 9 से 12 अगस्त के बीच वृहद आयोजन होंगे। इस दौरान तिरंगा महोत्सव के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसमें वृहद तिरंगा मेला और भव्य तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। प्रदेश स्तरीय तिरंगा महोत्सव का आयोजन किसी प्रमुख स्थल पर व्यापक जन भागीदारी के साथ होगा।
अभियान के तीसरे चरण में 13 से 15 अगस्त के बीच सभी सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में एनडीए की सरकार ने पटना में कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बने 6 लेन के गंगा पुल का उद्घाटन पिछले दिनों किया, जिससे पटना और राघोपुर के बीच सफर आसान हो गया है। इस पुल के बनने से राघोपुर के लोगों को साल भर सड़क संपर्क मिलेगा और उत्तर दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पेश है हमारे संवाददाता कुमार आलोक की बिहार के राघोपुर से ये खास रिपोर्ट। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार के वीआईपी चुनावी हलकों में से एक है। ये दियारा का क्षेत्र है, जहां जब बरसात में गंगा का कटाव होता है तो राघोपुर जल समाधि ले लेता है। आज पटना की कच्ची दरगाह से राघोपुर तक डबल इंजन की सरकार ने नए पुल की सौगात दे दी है। यातायात के लिए नाव पर निर्भर रहने वाली यहाँ की आबादी को इस पुल के निर्माण ने उनकी रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। पुल के निर्माण से मिला कि भाई नाव वाला सबसे पहले समस्या दूर हो गया। दाहर होता था तो दाहर में लोग आना जाना बंद हो जाता था, नाव दुर्घटना होती थी। अब है कि पुल है तो कभी भी रात बिरात कभी भी अपना गाड़ी से आवागमन चालू है, आता जाता है लोग, बहुत सुविधा मिला। पुल बने तो फायदा हुआ, सुविधा है कि मरीज माने अचानक हुआ तो हॉस्पिटल धर लेता है, जिसमें कोई साधना है ना हॉस्पिटल का। यह पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली 6 लेन रोड का हिस्सा है। इसे बनाने में 5000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था। वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक तेजस्वी यादव हैं, जो अभी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। अभी हम लोगों ने जो गंगा के कनेक्टिविटी पे काम किया तो कच्ची दरगाह से जो बिदुपुर है वो अपने आप पे 6 लेन ब्रिज है और जिसको बिहार सरकार ने अपनी योजना से 2016 में शुरू किया था। और आज इस ब्रिज का जो दियारा का पोर्शन हम लोग कहते हैं, दियारा से कनेक्टिविटी होना, तो एक समय था कि मोकामा के लोग टाल पे रहते थे तो कभी नज़र नहीं आते थे, उसको कनेक्टिविटी मिली। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आज राघोपुर दियारा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके भी गांव को, उनके भी क्षेत्र को कनेक्टिविटी किसी ने दिया तो नीतीश कुमार की सरकार ने दिया। आज आप दियारा जाइएगा तो 4 लेन ब्रिज से उतरिएगा और सीधे उस दियारा के इलाका जो राघोपुर का क्षेत्र है पूरी तरह से पटना की राजधानी से जुड़ गया। और ऐसे ऐसे अभी हम लोग सिरपुर दिवारा के भी दियारा इलाका को जोड़ने जा रहे हैं। तो दियारा जो सबसे बड़ा कहते थे कि पिछड़ा इलाका है, उसको भी नीतीश कुमार की सरकार ने सीधे अपने संपर्कता से जोड़ा है। और जो लोग दियारा का वोट लेते थे, मैं उनको भी कहता हूँ, उन्होंने भी कभी दियारा की चिंता नहीं की, उसकी भी चिंता की तो भाजपा जदयू की सरकार ने किया। राघोपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व पूर्व में लालू प्रसाद, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कुल मिलाकर लंबे समय से राघोपुर विधानसभा सीट पर लालू प्रसाद के परिवार का कब्जा रहा है। बावजूद इसके राज्य की एनडीए सरकार ने इलाके को पुल के जरिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की सौगात दे दी है। हमारे पीछे का यह क्षेत्र दियर का क्षेत्र है, जो खासकर बरसात के दिनों में जलमग्न होता है और पटना और राघोपुर के बीच जो दूरी है वो नाव से लोग तय किया करते थे। लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से ये नया पुल बनकर तैयार है, जो पटना और राघोपुर को जोड़ रहा है। सिर्फ राघोपुर ही नहीं बल्कि तमाम जो बस्तियां हैं गंगा के उस पार पटना से सीधे संपर्क में आ गई है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, राघोपुर। स्वतंत्रता दिवस के लिए भाजपा भव्य समारोह की तैयारियां कर रही है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने दी और बताया कि 15 अगस्त को पूरे भारत में तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि अंतरिक्ष से भी नजर डाली जाए तो पूरा भारत तिरंगा में दिखे। देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। उसी कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए पार्टी को काम करना है। तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है और इस तिरंगा को प्राथमिकता देना हम सब के लिए अपनी जान से भी बढ़कर है। 15 अगस्त को पूरे
भारतवर्ष के हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि अंतरिक्ष से भी जब नज़र डाली जाए तो नीचे सिर्फ तिरंगामयी वातावरण जो है वो बने। रूस में 30 जुलाई को कमचटका आइलैंड में आए भीषण भूकंप का असर अब भी देश के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहा है। रविवार को एक बार फिर यहां के कुरिल आइलैंड में धरती 7.0 तीव्रता के भूकंप से हिल गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सेवेरो कुरिल से 121 किलोमीटर पूर्व में 7 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। यह भूकंप भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 11 बजे आया। भूकंप के बाद कमचटका प्रायद्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी हटा ली। पहले टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा था कि लहरों की ऊंचाई कम होने की उम्मीद है, लेकिन लोगों को तट से दूर जाने की चेतावनी दी गई थी। भूकंप के बाद कमचटका प्रायद्वीप पर मौजूद क्रिशनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। कमचटका वोल्केनिक इरप्शन रिस्पॉन्स टीम के मुताबिक 1856 मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी से करीब 6000 मीटर ऊंचाई तक राख का गुबार उठता देखा गया। कमचटका वोल्केनिक इरप्शन रिस्पॉन्स टीम प्रमुख ओल्गा गिरिना ने RIA नोवोस्टी को बताया कि ये क्रिशनिकोव का 600 वर्षों में पहला विस्फोट है। 30 जुलाई के भूकंप के बाद इस क्षेत्र में 4.4 या उससे अधिक तीव्रता वाले 125 से अधिक झटके महसूस किए गए, जिनमें कम से कम 6 से ज्यादा तीव्रता के थे और इनमें शुरुआती भूकंप के लगभग 45 मिनट बाद आया 6.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली झटका भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिमी एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ ने तेल अवीव में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने उनसे बंधकों की जल्द रिहाई की मदद की गुहार लगाई। विटकॉफ ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वो इजरायली सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे गाजा में संघर्ष को खत्म किया जा सके। अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला कर लगभग 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद समय समय पर कुछ बंधकों को रिहा भी किया गया, लेकिन अभी भी बहुत से इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।